चलो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। पहले क्लास में हम लोग देखे थे पाषाण काल देखे थे, ठीक है। दूसरा यदि सेक्शन है तो हम लोग देखेंगे हड़प्पा, ठीक है। यहीं पे पहले पॉइंट्स है कि इसके कई नाम हैं। एक तो हड़प्पा भी कहते हैं, इसी को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, और इसी को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो ये तीन तरह के वर्ड हैं, ये पहले तीनों वर्ड क्लियर कर लें, ठीक है। हड़प्पा इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली बार इस क्षेत्र में जो पहला साइट्स जो ढूंढा गया वह हड़प्पा ही ढूंढा गया है, और हड़प्पा की जो खोज हुई थी वह 1921 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इसी कारण से इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। दूसरा सवाल है कि इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि देखा जाए जिस तरह से गंगा महत्वपूर्ण नदी है, वैसे ही एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। लगभग इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी टाउन एरिया थे, गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, सभी के सभी मैक्सिमम लगभग देखा जाए तो सिंधु या सिंधु की जो सहायक नदी है इसके आसपास ही, इसके इर्द गिर्द ही सभी टाउन एरिया स्थित थे। इसलिए इसे हम लोग सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तीसरा सवाल है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य का मतलब तीन तरह के मेडल होते हैं, गोल्ड होता है, दूसरा सिल्वर होता है, तीसरा ब्रॉन्ज होता है। तो पहली बार यदि देखा जाए, हम लोग स्टोन एज में पढ़े थे कि स्टोन एज को हम लोग क्या कहते थे? कॉपर स्टोन एज भी कहते थे, ताम्र पाषाण काल, क्योंकि पहली बार पहला जो मेटल मिला है भारत में वह मिला है तांबा। तो दूसरा जो मेटल मिल रहा है वह क्या मिल रहा है भाई? कांस्य। क्लियर है? तो इसी कारण से इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहली बार कांस्य मिल रहा है। इसी कारण से इसे कांस्य काल भी कह देते हैं, ब्रॉन्ज एज भी कह देते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके साइंस में पूछा जाता है कि यदि हम कॉपर और ब्रॉन्ज को मिला देते हैं तो किस चीज़ का निर्माण होता है? तो शायद आपको पता होगा किस चीज़ का निर्माण होता है। तो टीन का निर्माण होता है। आयरन की मात्रा होती है, बहुत कम होती है, तो ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो यहाँ के जो लोग बाग थे, टीन बनाना भी, कहाँ के लोग बाग? हड़प्पन सब सिविलाइजेशन के लोग बाग टीन बनाना भी आसानी पूर्वक जान चुके थे। तो सबसे पहला यदि पूछा जाए मेटल तो क्या हो गया भाई? आराम आराम से पढ़ते जाओ। सबसे पहला कॉपर, दूसरा ब्रॉन्ज, तीसरे के बारे में बेटा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहे के प्रमाण भारत में पहली बार कब मिले हैं? तो लोहे के प्रमाण भारत में पहली बार कब मिले हैं? तो 1000 BC में, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद राइटर का बहुत ज़्यादा मतभेद चलता है। कुछ राइटर कहते हैं भाई हड़प्पा इस टाइम से शुरू हुआ, कुछ लोग कुछ और कहते हैं। हमें फैक्चुअल डेटा पे जाना है, दो डेटा उठाना है। एक तो सबसे पहले हम लोग डेटा उठाएंगे NCERT का, जो वैलिड है अपने एग्ज़ाम के लिए। ये कहता है मुख्य रूप से यदि देखा जाए जो इसका मैच्योर टाइम है, ठीक है, इसका जो मैच्योर टाइम है वह 2600 से लेकर 1900 BC है। मैच्योर समझ रहे हो? बिल्कुल डेवलपमेंट, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा हुआ है। एक तो ये तर्क है। दूसरा जो जॉन मार्शल जो है, जॉन मार्शल बड़े पैमाने पे रिसर्च किए, ठीक है। जॉन मार्शल कहते हैं इसका टाइम प्रॉपर फिक्स नहीं है, इसका टाइम लगभग यदि देखा जाए तो इसका टाइम इसके बीच है। तो कोई भी क्लियर डेटा नहीं है, लेकिन एक एवरेज चल रहा है कि भाई 3000 के बाद नहीं, 3000 से पहले ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी। हाँ, वो अलग मैटर है छोटे एरिया में। अच्छा, एक और चीज़ क्लियर रखना,
एक सभ्यता, पुरानी सभ्यता ही नई सभ्यता को जन्म देगा। जैसे पाषाण काल के कुछ लोग ही एक नई सिविलाइजेशन को, नगरीय सभ्यता को जन्म देता है। इसलिए पाषाण काल को पत्थर वाला युग कहते हैं, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग नगरीय सभ्यता भी कह देते हैं। नगर समझते हो ना, टाउन एरिया। अब जब नगर की बात आया तो यहीं से हम लोग, एक तो ये दो चीज हो गया, कई बार बेटा डायरेक्ट दे देता है कि इसे नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं। ठीक है, तो नगर का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? लगभग सभी प्रकार की फैसिलिटीज। अरे भाई, एक गांव में जाओ और दिल्ली आ जाओ भाई, तो गांव और दिल्ली में क्या अंतर है? यहाँ जो है ना, डेवलपमेंट बिल्कुल कंप्लीट, लगभग डेवलपमेंट हो चुके हैं। वहाँ डेवलपमेंट की राह पे चल रहे हैं। वहाँ बाजार भी जाएंगे तो बेचारे को 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ घर से निकले, ऑनलाइन करवा लिए, हर तरह की सुविधा है। तो वैसे ही कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है कि जो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं मूल रूप से, जैसे अभी अपना महानगर कितना है? 4 लेक्चर क्लास है, समझते जाओ। 4 महानगर अभी है, चारों कॉर्नर में है भाई। चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है। तो उस समय जो साइंटिस्ट हैं, जो इतिहासकार हैं, वो कहते हैं उस समय शहर तो गांव भी बहुत ज़्यादा थे, अब इंडिया में भी भरे पड़े हैं, लेकिन कहते हैं मेन जो टाउन एरिया था, जो इनकम का मेन सेक्टर था, वो टोटल टाउन एरिया कितने थे? 7 ही थे। क्लियर है? जिसमें से कुछ प्रमुख बताते हैं वो, एक तो हो गया भाई हड़प्पा, दूसरे की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो, तीसरे की बात करते हैं तो चानहुदड़ो, चौथे की बात करते हैं तो लोथल, 5वें की यदि हम लोग बात करें तो धौलावीरा, 6ठे की बात करें हम लोग तो काली बंगा, और 7वें की यदि हम लोग बात करें तो 7वां कौन सा है? वनावली। ये ध्यान रखना, जो उस समय के इतिहासकार थे वो कहते थे मेन जो टाउन एरिया था, मेन जो नगर था, जो नगरीय सभ्यता जिसे कहते हैं, इस 7 जो है टाउन के आधार पे ही कहते हैं। इसके अलावा जितने भी थे वो एक तरह से अर्बन एरिया, कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं थे। कुछ गांव के भी लोग, वजह से नरेला जहाँ हम लोग हैं, नरेला की यदि हम लोग मुख्य रूप से बात करें, कंप्लीट ये टाउन एरिया है क्या? नहीं है। आस पड़ोस बहुत सारे 20, 25, 30 गाँव हैं, लेकिन धीरे धीरे आज से 20 साल पहले जो चीजें था उसमें काफी क्या आ चुका है, यहाँ पर बदलाव। तो टोटल यदि देखा जाए तो टोटल नगर कितने थे मेन? तो 7 थे। क्लियर है? अब भाई जब ब्रिटिशर्स आया तो ब्रिटिश ने एक इंस्टीट्यूट बनाया, एक संस्था बनाया। किस वर्ष? 1861 ईस्वी में। और इस संस्था का हेडक्वार्टर जो बनाया प्रेजेंट टाइम वेस्ट बंगाल, उस समय तो नहीं था भाई, उस समय तो बंगाल कहा जाता था, तो बंगाल में अपना हेडक्वार्टर बनाया। ठीक है, और वह हेडक्वार्टर था आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का, जिसे हम लोग कहते हैं पुरातत्व। आज के डेट में आप देखिएगा बहुत सारी मूर्तियां चोरी हो जाती है, दूसरी जगह चले जाते हैं, सरकार एक्टिव है, फिर से वापस लाया जा रहा है। तो यदि पूछा जाए पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1861 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बंगाल जैसे क्षेत्रों में हुई थी। ये MCQ फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है। और इसके जो पहले जो हेड जो थे उनका नाम था, ज़्यादा लंबा चौड़ा नाम याद नहीं भाई, ब्रिटिश का शासन था उस समय, तो उनके हेड कौन? कनिंघम। लेकिन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ध्यान रखना इसकी शुरुआत जो है एक प्रकार से कब से लगभग शुरू हो गया था? 1853। 1853 में भारत में मुख्य रूप से रेलवे का विस्तारीकरण शुरू हो चुका है। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाते हैं, क्योंकि पहली बार मुंबई से थाने जो रेल चली थी 16 अप्रैल 1853। तो अब भाई ब्रिटिशर्स लाहौर तक ट्रेन का फैलाव करेगा इनकम करने के लिए। इसी दौरान जब 1921 की हम बात करते हैं, 1921 में जब उस एरिया में फैलाव होने लगा,
जब फैलाव होगा तो पटरी लगाई जाएंगी, पटरी लगाई जाएंगी तो समतल एरिया चाहिए। इसी समतल एरिया के दौरान कुछ जो है जब प्लेन किया जाने लगा तो कुछ प्रमाण मिले, और वह प्रमाण जैसे था ईंट का। तो आश्चर्य लगा भाई, ब्रिटिश रिसर्च करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। रिसर्च जब करने लगा तो ईंट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पकी हुई ईंट, कच्ची ईंट, कहीं पे बर्तन है, वो अलग मैटर है कि बर्तन कांसा के हैं, बर्तन तांबा के हैं, बर्तन मिट्टी के हैं, चमकीले मिट्टी के जिसे मृदभांड कहते हैं, लाल ब्लैक जैसे भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिसर्च यहीं पे इस एरिया में रोक देते हैं, ट्रेन दूसरे रूट से ले जाते हैं। तो यहीं से शुरुआत होता है मेन 1921 ईस्वी से इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ढूंढना ब्रिटिशर्स क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। और यदि पूछा जाए कि भाई सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में फोकस किसके द्वारा किया गया, तो जॉन मार्शल के द्वारा। जॉन मार्शल जब आए तो 1921 में धीरे धीरे फैलाव करना कर दिए शुरू। अब सवाल बेटा यह पूछा जाता है, पहले हम इसका एरिया देखेंगे कि भाई जैसे हम लोग कहते हैं ना भारत का विस्तार यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका एरिया पहले क्रॉस चेक करते हैं। इसका एरिया कुछ इस एंगल में बेटा फैला हुआ था ऐसे। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ, ये क्या हो गया साउथ, ये क्या हो गया ईस्ट, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ पे बेटा एक प्लेस है जिसका नाम क्या है, मांडा। क्लियर है, बकवास चीजें नहीं, जो चीज पूछा जाएगा वही मैं बताऊंगा। क्लियर है। अब यहाँ मांडा है, प्रेजेंट टाइम में मांडा की यदि हम लोग बात करें तो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट हमारा यही तो होगा। मांडा जो प्लेस है हिमालय वाले क्षेत्र में स्थित था। क्लियर है। यहाँ से मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो यहाँ से मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं। यहाँ से बड़े पैमाने पे ध्यान रखिएगा, बड़े पैमाने पे यहाँ से क्या मिलते हैं, कब्र मिलते हैं, दफनाने की कब्र व्यवस्था। तो ये दो चीज आपको याद रखना है, नॉर्दर्न पॉइंट कहाँ था। साउदर्न की बेटा हम बात करते हैं तो साउदर्न में एक प्लेस है दैमाबाद। यदि पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे दक्षिणी विस्तार कौन सा जगह था, साइट्स था, तो क्या हो जाएगा, दैमाबाद हो जाएगा। और यह जो दैमाबाद पड़ेगा प्रेजेंट टाइम की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र या नर्मदा से नीचे, प्रेजेंट टाइम नर्मदा नदी से नीचे। ये जो साइट्स था बेटा ये मुख्य रूप से एक नदी के किनारे स्थित प्रवरा नदी, और यह जो नदी है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को। तो यदि पूछा जाए कि दैमाबाद जो साइट्स जो था वो किस नदी के किनारे, क्योंकि उस समय कुएं नल के एक दो जगह से मिले हैं, जैसे कालीबंगा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। यहाँ तो इतना लोग बाग डेवलपमेंट हो चुके थे, हर घर में कुएं मिलने लगे। इसका मतलब धीरे धीरे लोग बाग सेपरेट रहना शुरू कर दिए थे। तो नॉर्दर्न हो गया, साउदर्न हो गया। क्लियर है। हालांकि दैमाबाद की यदि हम बात करें और मांडा की बात करें, एक कॉमन चीज है, यहाँ से पाषाण कालीन जो है ना, कुछ हथियार, कुछ औजार, कुछ जो यूज करते थे जनरल लाइफ में वो मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि दैमाबाद और ये, लेकिन ज्यादा मिल रहे हैं किसके, ज्यादा मिल रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। अरे उस समय मिट्टी की चीजें होगा, हो सकता है खत्म हो गया हो, है ना। ये दो कंडीशन। तीसरे की बेटा बात करते हैं, तीसरा हम इधर आते हैं। इधर जो प्लेस है उसका नाम है आलमगीरपुर। और ये पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट टाइम में यह आलमगीरपुर किस स्टेट में है, तो उत्तर प्रदेश। जिला पूछेगा तो क्या हो जाएगा, मेरठ। और यह जो प्लेस जो था वह किस नदी के किनारे, तो हिंडन नदी के किनारे। और स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार हिंडन नदी का चेंज नाम कर चुका है, जो मैं करंट अफेयर में बताया हूं। क्या नाम है, हर नंदी या हरी नंदी।
और यह जो हरनंदी जो है नदी, जो नया नाम है, यह किसकी सहायक नदी है? यमुना की। ध्यान रखना, तो यह जो सहायक नदी है यमुना की, और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक। देखो, गंगा की सबसे बड़ी यमुना, यमुना की हरनंदी या हिंडन, इसी नदी के किनारे कौन सा हड़प्पा कालीन प्लेस था जिसका नाम था आलमगीरपुर, जो सबसे ईस्टर्न प्लेस था। क्लियर है? इसके बाद यदि देखा जाए तो यहां पे है सूतका गेंडोर। रिवर कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा यह जो प्लेस पड़ेगा यह मुख्य रूप से, यदि यहां बॉर्डर देखेंगे तो ये देश कौन सा हो गया? ईरान। इधर वाली की मैं बात कर रहा हूं, ये हो गया ईरान, और ये वाला क्या हो गया? पाकिस्तान। तो जो सूतका गेंडोर था वह सबसे वेस्टर्न विस्तार था किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यहाँ से कोई खास चीज नहीं मिले हैं, हालांकि यहाँ पे यह देखने को मिलता है ट्रेड बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, क्योंकि ईरान, इराक, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, लेकिन ये एरिया बेटा डेजर्ट एरिया है, तो लोग बाग यहाँ से परहेज करेंगे व्यापार करने से। इसके बाद आते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट में देश यदि पूछेगा तो क्या होगा? अफगानिस्तान। और जो प्लेस है उसका नाम है सोरतुधी। ये याद रखिएगा कि भारत का, या सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे जो नॉर्थ वेस्ट जो विस्तार है वह सोरतुधी है, और यह मुख्य रूप से कहाँ पड़ता है? तो अफगानिस्तान में। अब सवाल यहां से बहुत ज्यादा पूछा जाता है अफगानिस्तान से। 2, 3, 4 पॉइंट यहां याद रखना, ज्यादा सिरदर्दी नहीं करना है। मेसोपोटामिया के लोग जो ट्रेड करते थे, ठीक है, 2 जगह से ज्यादा करते थे। एक लोथल, जो मैं बाद में बताऊंगा, और दूसरा क्या है? सोरतुधी। तो जो मेसोपोटामिया के लोग वाग थे इधर से आकर के ट्रेड कर लिया करते थे, कहाँ पे? सोरतुधी। इसी कारण से यहां देखोगे तो बड़े पैमाने पर गोल्ड के अलावा रत्न, समझते हो, अरे शीशे के हो गए, हीरे के हो गए, मोती हो गए, जवाहरात हो गए, तो बड़े पैमाने पे सोरतुधी से रिसर्च में मिल रहा है कि यहाँ से हीरे जवाहरात ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यदि पूछा जाए कि मणि के प्रमाण, नीलमणि हो गया, मतलब अच्छे क्वालिटी के स्टोन के प्रमाण ज़्यादातर कहाँ से मिलते हैं? तो सोरतुधी से। कंडीशन 1, यहाँ के लोग बाग इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुके थे कि यहाँ के लोग बाग नदी से एक नहर भी बना चुके थे। अरे केनाल को आज के डेट में हम लोग क्या कर देते हैं? नहर। अब नहर का यूज ये क्या करेगा? खेती करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, पानी पीने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोग बाग, तो ये 2 पॉइंट्स सोरतुधी से यदि याद रखते हैं, तीसरा कभी पूछा नहीं जाता है। और कभी भी 100% पे तो चलो ही नहीं, 90%, 80% यही होता है एग्जाम का रेशियो, जनरली होता है। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा विस्तार, ठीक है। 2 रिवर आपको याद रखना है, एक इसका और एक इसका। ये तीनों रिवर नहीं भी याद है तो टेंशन बिल्कुल लेना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से सवाल हो सकता है, डायरेक्ट दे देगा। आलमगीर जो हड़प्पा कालीन जो स्थल था किस नदी के किनारे, अब आप क्या करेंगे, है ना। हो सकता है डिस्ट्रिक्ट उठा करके दे दे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मुश्किल है देना, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता उत्तर प्रदेश के एग्जाम में खास करके। यहाँ तक क्लियर है। इससे पहले यदि हम लोग देखें, एक सवाल पूछा जाता है कि भाई हमें कैसे मालूम चलता है यो हड़प्पा का है, यो फलाना डेट का है। तो उसके लिए जो है ना एक टेक्निक है जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन 14 C14, ठीक है, कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं। इससे डेट जो है ना उसके आसपास का डेट पता चल जाता है। तो इससे जो है ना जांच करने पे, और ये खास करके जो जांच होता है वो किस पे होता है? फॉसिल्स पे, जीवाश्म पे। तो इसके आधार पे एक आइडियाज़ निकाल लेते हैं कि ना भाई ये जो है ना ये मुख्य रूप से इस काल का,
तो यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद देखते हैं प्लेस क्या क्या है, एक साइड से हम लोग देखते जाते हैं मुख्य रूप से। कुछ ये यहाँ पे आओगे, पाकिस्तान की बात करें, वो तो मैं अफगानिस्तान बता चुका हूँ। यहाँ पे जब आओगे तो मुख्य रूप से यहाँ से एक नदी गुजरती है, जिस नदी का नाम क्या है, तो रावी नदी है। रावी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। रावी नदी के पास से यदि देखा जाए तो एक साइट्स है, इसका नाम जो है हड़प्पा है। और ये पूछा जाता है ईयर कि हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1921 में। आज के डेट की यदि हम बात करें, जो टेक्नोलॉजी है, जैसे स्नानागार स्विमिंग पूल एक तरह से, ठीक है, उसके बाद लोग बाग अच्छे तरीके से, क्योंकि ये टाउन एरिया में आ रहे हैं, समकोण काटते हुए। देखो कुछ चीज़ मैं कॉमन बता देता हूँ जो टाउन एरिया में होगा। सभी जगह स्नान करने के, धार्मिक अनुष्ठान करने के स्नानागार होंगे। एक, सभी जगह अन्न के भंडार होंगे, छोटे हो या बड़े हो। दो हो गया, सभी जगह लगभग देखा जाए नगरीय क्षेत्र में जो सड़कें हैं वो समकोण काटती हुई निकलेगी, ये नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी। सभी जगह नाली के प्रमाण हैं। नाली जैसे घर से निकला भाई पानी, उसको अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से किसी गटर में डाला गया, और छानने की भी प्रक्रिया थी, वो जो हॉल जो होता है। तो ये सब पकी हुई ईंट सभी जगह लगभग। बार बार मैं एक ही चीज़ बोलूं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सभी जगह असमानता एक तरह से कर सकते हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं पेशा के आधार पे दो कैटेगरी में सभी जगह बांटा गया था। तो ये कोई कॉमन चीज जो था, कई बार यह भी पूछा जाता है इसका समाज, तो माताओं की ज्यादा पूजा पाठ, मतलब मम्मी की एक तरह से देखा जाए तो मम्मी का बोलबाला था, इसलिए इसे मातृ सत्तात्मक समाज भी कहते हैं। हालांकि पाषाण काल में भी मैं बताया हूँ कि मातृ देवी की ज़्यादा पूजा पाठ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाहुबली के रूप में कौन काम कर रही थी? ठीक है, तो महिलाएं या घर की जो सिस्टर है वो कर रही थी। ठीक है उस समय, लेकिन धीरे धीरे आगे क्या होगा वो बात की बात है। तो 1921 में हड़प्पा को ढूंढा गया। क्लियर है, रावी नदी के किनारे है। प्रेजेंट टाइम में बताया हूँ ये एरिया हिंदुस्तान का, ये पाकिस्तान का। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में यहाँ से सब चीज़ के प्रमाण लगभग मिले हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी है भाई सिंधु। सिंधु नदी के किनारे यहाँ पर हड़प्पा का सबसे बड़ा साइट्स देखने को मिला है। और इस साइट्स को किस वर्ष ढूंढा गया? 1922 में, जिसे कहते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो प्लेस की यदि हम बात करें तो यदि पूछा जाए हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल या सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो यही था मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के किनारे पूर्ण रूप से स्थित था। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद यदि देखा जाए तो इसकी जो खोज करता है वो कौन हो गया? हड़प्पा के कौन किए थे? दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो का राखल दास बनर्जी। कई नाम उलट पुलट होते रहते हैं, नए नए रिसर्चर इसमें ऐड होते रहते हैं। अब यहाँ की कुछ खास बातें हम लोग जान लेते हैं। इसे जो है ना मृतकों का टीला भी कहते हैं। मूवी आप लोग यदि मोहनजोदड़ो मूवी आप लोग देखे होंगे तो अब देखिएगा लास्ट में बाढ़ के कारण पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है, पूरा का पूरा एरिया का एरिया खत्म। तो जो डेड बॉडीज बचे होंगे वो सब मिट्टी के तले क्या हो गए? ढक गए। तो इसलिए इसे मुर्दों का घर भी कहते हैं, मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं। अब भाई एक चीज बताओ, नगर बड़ा होगा तो सब कुछ यहाँ होंगे बड़े बड़े, है ना? तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से बिल्डिंग 2-3 फ्लोर के भी दिखाई हमें दे रहे हैं। और सबसे बड़ा जो नेता होता था, आज के डेट में कौन होता है? जो मेन लीडर है भाई वो सबसे बड़ा, जैसे प्राइम मिनिस्टर। उस समय बेटा जो सबसे बड़ा नेता होता था वो कौन होता था? पंडित।
लेकिन पंडित वहां पे यूज वर्ड नहीं करते थे, वहां पे यूज करते थे एक वर्ड जिसे क्या कहते हैं, पुरोहित। यदि पूछा जाए कि सबसे ताकतवर सबसे पावरफुल कौन होता था, तो पुरोहित हुआ करता था। पुरोहित पूजा पाठ करवाने वाले। क्लियर है यहां तक? इसके बाद यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा स्नानागार, स्नानागार का यदि साइज देखोगे तो लंबाई लगभग 150 फुट और चौड़ाई लगभग 40 फुट। इमेजिन करो। लेकिन अब ये जो स्नानागार बेटा बना हुआ था कुछ इस टाइप से, ठीक है। 2 ओर से सीढ़ियां लगी हुई थी, लोग बाग आसानी से यहां पे क्या है भाई, स्नान करने में परेशानी ना हो, उतर जाओ भाई। गहराई लगभग माना जाता है 2 से 2.5 मीटर, मतलब वही हो गया जो आज के डेट में है, नए नए जो खुल रहे हैं भाई, तो 6 से 7 फुट के आसपास, 8 फुट के आसपास। क्यों? उस समय लोग बाग की हाइट भी क्या होती होंगी, ज्यादा होती होंगी, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पे ये चीज जो है ना देखने को मिलता है। और बीच बीच में देखोगे मंदिर का स्ट्रक्चर मिल रहा है, छोटे छोटे कमरे मिल रहे हैं कई। तो यह माना जाता है, साइंटिस्ट यह मानते हैं कि यह धर्मानुष्ठान का मुख्य केंद्र था। जैसे अपना अभी हो गया प्रयागराज हो गया, गया हो गया, हरिद्वार हो गया, धार्मिक अनुष्ठान का है। तो लोग बाग हर घर में तो ये काम नहीं कर सकते थे, पिंडदान हो गया, जो भी करना है, कोई मेला वगैरह लगता होगा तो यहीं लगता होगा। और बिल्कुल फ्रेश वाटर, एक साइड से पानी आ रहा है नहर से और दूसरे साइड से जा रहा है, बिल्कुल गंदगी बिल्कुल नहीं। क्यों? जल भी अर्पित होता हुआ। और यहीं पे देखने को मिला है, यहीं पे पुरोहित का जो है ना सर कटा हुआ, सर तो नहीं है लेकिन धड़ है। यहीं पे बड़े पैमाने पे मुख्य रूप से देखा जाता है कि कुछ महिला जो है यहाँ पे छोटे छोटे, तो महिला स्नान करेंगी भाई, कपड़े अपना कहाँ चेंज करेंगे, तो यहाँ पे। तो देखो समाज कितना अच्छा था। आज के डेट में कहीं नहीं तुम्हें दिखाई देगा। आज के डेट में समाज ही नहीं है, तो कपड़े लत्ते तो छोड़ो, देश दुनिया की बात। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा स्नानागार मिला है, बड़ा अन्नागार मिला है। लोग बाग यदि यहाँ की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो लोग बाग थे ये 2 भागों में बटे हुए थे, ठीक है। मुख्य रूप से देखा जाए यदि हम बात करें कि ये हो गया सन, तो सिंपल सी बात है ये ईस्ट है। यहाँ पे जो है ना इस एरिया में, कौन सा एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, वेस्ट। और इनका डोर ओपन होता था इस साइड, किस दिशा की ओर, ईस्ट की ओर। ये बेटा काफी ऊंचा होता था, ध्यान रखना, लेकिन आबादी कम होता था। अरे भीड़ ज्यादा होगा गरीबों में या अमीरों में? भीड़ ज्यादा होता है गरीबों में। और यहां पे देखा जाए तो यहां पे बहुत बड़ा टाउन एरिया था और इनका डोर जो ओपन होता था वो किस दिशा की ओर। रियल नियम क्या कहता है कि सबसे पहले सुबह उठो, सूर्य भगवान को प्रणाम करो। ये जो होते थे ये हो गए किसान, हो गए घर में काम करने वाले, हो गए ये हो गए अपर क्लासेस के पुरोहित, बानिया जो होता ट्रेडर, ये सब यहाँ रहेंगे। अब ये सब सुबह उठेंगे तो और इसका ऊंचा ज्यादा है। अब ऊंचाई वाले लोग को सनलाइट तुरंत दिखेगा ना। ये सब सुबह उठते ही दर्शन किसका करते थे, सूर्य का। लेकिन ये सब उठते थे तो पहले अपने मालिक का दर्शन करते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो था, ऐसा मानता कहीं ना माइंड में ये चीज तो चल रहा था। और यही तो बाद में कैटेगराइजेशन करेगा जब हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे। तो ऐसे कई कंडीशंस। अब यहां से देखोगे तो बेटा यहीं पे एक साइट्स है जिसका नाम है आमरी। मोहनजोदड़ो मूवी देखा होगा, उसमें ऋतिक रोशन आमरी कराने वाला होता है। और आमरी से मुख्य रूप से बड़े पैमाने पे ये सब बेचारा किसान होता है और इंडिगो की खेती करता है। नील, तो आमरी में भाई नील बड़े पैमाने पे मिल रहे हैं। और एक सिंग वाले गेंडे, हालांकि मोहनजोदड़ो मूवी दिखेगा तो दिखाया गया है कि इसके सपनों में आते रहता था वो चीज, लोग वाक्या देते हैं हिरन। तो यहां से गेंडे के भी प्रमाण मिले हैं। और ये जो है तो आमरी जो साइट्स है वो अभी पाकिस्तान में, यहाँ पे सबसे ज्यादा बार जो पूछा गया है नील के बड़े पैमाने पे प्रमाण कहाँ से मिले,
तो नील के प्रमाण आमरी से मिले हैं। आमरी के लोग बाग ट्रेड ज़्यादा अमाउंट कमाने के लिए कहाँ आते थे? तो मोहनजोदाड़ो आते थे और वहाँ अपना बाजार लगाते थे, उसके बाद अपना सब कुछ चलता रहता था। उसके बाद यहाँ पे आओगे, एक साइट्स है, इस साइट्स का नाम है चानहुदड़ो, ध्यान रखना, चानहुदड़ो, और यह अभी कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में। इसको बेटा यदि देखा जाए तो इसको हम कहते थे मिनी फैक्ट्री की राजधानी। यदि पूछा जाए कि मिनी फैक्ट्री की राजधानी किस टाउन एरिया को कहते थे, तो चानहुदड़ो को कहते थे, क्योंकि यहाँ पे जानते हो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी फैक्ट्रियाँ, चूड़ी के, मनके के, कपड़े के, लत्ते के, सबके मिल रहे हैं। मोहनजोदड़ो साइड ये वाला एरिया अभी भी कपास के लिए फेमस है, तो सिंपल सी बात है मोहनजोदड़ो में कॉटन के भी फैक्ट्री होंगे। अरे कपास होगा तो कपड़े तो बुनाई सिलाई होता होगा, लेकिन चानहुदड़ो इतना फैक्ट्री कहीं ना था। रॉ मटेरियल्स लगभग सभी तैयार कहाँ होते थे? तो चानहुदड़ो में। इससे नीचे आओगे तो यहाँ पे एक प्लेस है जिसका नाम है बालाकोट। अब बालाकोट स्ट्राइक मत समझ लेना, ठीक है, ये नीचे है बालाकोट और ये अभी पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से बेटा बड़े पैमाने पे किसके मिल रहे हैं प्रमाण? शंख के, और शंख का छोटा भाई सीप होता है, इसी से तो मोती निकाले जाते हैं, तोड़ करके इससे मोती निकाले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मोतियों का सेंटर और शंख का सेंटर, क्योंकि बड़े बड़े कई जगह शंख भी मिले हैं। जब शंख मिले हैं और वो मंदिर स्ट्रक्चर का बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक दो जगह से शिवलिंग के भी प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब पूजा पाठ शुरू हो गया था, लेकिन मंदिर वगैरह बहुत कम। लोग बाग पेड़ के स्ट्रक्चर बना रहे हैं, पेड़ों में पानी दे रहे हैं। तो यहाँ पे हड़प्पा के लोग बाग, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा के लोग बाग सबसे ज़्यादा पूजा किसका किया करते? तो नेचर का, प्रकृति का, पेड़ पौधे हो गए, सूर्य हो गए, चांद हो गए। अभी भी छोड़ो, अभी भी जो जंगली जो लोग हैं, जो जंगल में शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, वो मंदिर बना के थोड़ा पूजा करते हैं। पेड़ के नीचे कोई देवी देवता होता या पेड़ को ही पूजते हैं, सूर्य को पूजते हैं, टाइगर को पूजेंगे वो जो आसपास रक्षा करता हुआ। तो इन्वायरमेंट से, उस समय इन्वायरमेंट में लोग बहुत ज़्यादा रहते थे, तो लगाव ज़्यादा था। अब यहाँ देखो कोई इन्वायरमेंट है ही नहीं, पॉल्यूशन से भरा हुआ है दिल्ली। तो एक दूसरे से कोरिलेटेड भी करोगे ना तो कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएगी। सेम शंख यहाँ से भी मिल रहे हैं, और यहाँ बेटा एक साइट से है जिसका नाम है नागेश्वर। अब देखो आ गया अपने इंडिया में, जो मेन साइट्स है उसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो नागेश्वर है ये मुख्य रूप से गुजरात में पड़ रहा है, और सेम बालाकोट और नागेश्वर दोनों जगह से शंख के प्रमाण मिलते हैं। क्लियर है? यहां जब आएंगे तो नीचे मैं बता ही दिया हूं, दैमाबाद तो मैं आपको बता ही चुका हूं। जब यहां आएंगे तो यहां पे एक साइट्स है गुजरात में जिसका नाम है लोथल। ये बेटा पूछा जाएगा कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? भोगवा नदी, साबरमती की सहायक नदी है। हालांकि देखो यहां से मैं एक चीज, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है किसके बारे में? मोहनजोदड़ो के बारे में, कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के लरकाना जिले। मैं भी ये कई बार क्वेश्चन देखा हूं, तो जो पॉइंट जो पूछे जाते हैं वो मैं बता दे रहा हूं। तो भोगवा नदी, साबरमती की सहायक नदी, लोथल साइड से यही है। इसी के बगल में थोड़ा सा इधर आओगे तो यहाँ पे रंगपुर है, ध्यान रखना। ये हो गया नागेश्वर, ये हो गया रंगपुर, ये हो गया लोथल। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस साइट्स कौन है यहाँ पे तीनों में? लोथल। रंगपुर से एक सवाल पूछा जाता है कि चावल के प्रमाण कहाँ से मिले? तो बड़े पैमाने पे चावल की फैक्ट्री भी रंगपुर में देखने को मिला है। तो अब देखो रंगपुर ये सब पोर्ट है, रंगपुर है, लोथल है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है चावल हम लोग क्या करते होंगे, ठीक है। दो शहर का नाम मिलता है तुम्हारा इराक ईरान वाले एरिया में जो मेसोपोटामिया से, उसका नाम है दिलमुन और मकरान। वहां पे बड़े पैमाने पे चावल वगैरह मिल रहे हैं और सेम क्वालिटी के। तो हो सकता है मेसोपोटामिया के साथ तो हमारा रिलेशन था ही उस समय।
और सभी पे बेटा एक मुहर बना हुआ रहता था। अरे आज के डेट में क्या है, गांधी जी का है, पीछे रेड फोर्ट का है ना। उस समय भी मान लो जो उस समय पुरोहित होते होंगे, तो पुरोहित जो होते होंगे वही तो राजा है, रुपया छापने वाला। तो मुहर मारते थे, और ये पूछा जाता है वह मुहर जो है किसका बना होता था, किस पत्थर का होता था? तो सैलखड़ी पत्थर का होता था। सैलखड़ी सॉफ्ट पत्थर हो गया। अरे रबड़ स्टाम्प क्या होता है, इधर उधर हो जाता है। ये सैलखड़ी जो है ना, ऐसे ही आप देखोगे, अभी जाओगे हरियाणा में शायद चरखी दादरी साइड एक हिलना पत्थर है, फ्लेक्सिबल है वो, तो हो सकता है सैलखड़ी हो। तो पत्थर ये सॉफ्ट थे, इसलिए स्टाम्प के रूप में इस पत्थर का बड़े पैमाने पे यूज किया जाता था। क्योंकि कैसे मालूम चलेगा ये प्रोडक्ट कहाँ से आया, तो ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। रंगपुर चावल हो गया, यहाँ बता दिया। लोथल की बात करते हैं, लोथल को गोदीवाड़ा का सेंटर भी कहते हैं। गोदीवाड़ा क्या होता है, जैसे यार्ड समझते हो ना। अरे भाई रेलवे ट्रैक, रेल जो इंजन होता है, या जब ट्रेनें जब चलेगी 2 घंटा 4 घंटा के लिए विश्राम जब करती है, तो ऐसा तो नहीं है स्टेशन पे ही रहेंगे, वो ट्रेन कहाँ ले चले जाते हैं, यार्ड में। तो गोदीवाड़ा का मतलब होता है बड़े बड़े जो है ना शिप के रुकने के लिए यार्ड बने हुए थे, ऑफिस भी बने हुए थे, और यहाँ से बड़े पैमाने पे कॉइन्स भी मिल रहे हैं। एक के नहीं, एक तो अपने भी मिल रहे हैं और एक उधर के भी मिल रहे हैं। हालांकि ये सभी के सभी देश था अलग अलग, मोहनजोदड़ो का अलग राजा है, चाणूरो का अलग राजा है, तो कई प्रकार के यहाँ से कॉइन्स भी मिल रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद यदि बेटा बात करें तो यहाँ पे आएंगे दलदली क्षेत्र में, दलदली क्षेत्र में आएंगे। गुजरात में एक प्लेस है जिसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा को मुख्य रूप से कई बार जो माना जाता है, मुख्य रूप से धौलावीरा को इसको भी कहा गया है हड़प्पा की राजधानी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 4 से 5 फ्लोर के बिल्डिंग मिल रहे हैं, और ये तो अजीबोगरीब था, ये मोहनजोदड़ो के समान था। चारों ओर से मोहनजोदड़ो वगैरह क्या था, चारों ओर से कवर्ड था, 10 किलोमीटर में फैला हुआ है, उस 10 किलोमीटर में बाउंड्री रहेगा। सोचो कितना सेफ्टी था। ऐसे ही धौलावीरा भी क्या था, चारों ओर से कवर्ड था। सबसे अच्छे क्वालिटी के ड्रेनेज सिस्टम समझते हो ना, नाली व्यवस्था जो मिला है वो धौलावीरा से ही मिला है। और माना जाता है द्वापर युग में यही नगरी द्वारिका के नाम से क्या हुआ, फेमस हो गया। और उसके बाद कहानी शायद आप लोगों को पता ही होगा कि कृष्ण भगवान को किसने श्राप दिया था कि तुम्हारा नगरी, तुम्हारा कुल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बताओ, मैं महाभारत की कहानी उठा दिया। कौन थी? अरे जो ठीक, जो ब्लाइंड जो पट्टी जो रखी हुई थी वो किनकी माँ थी? दुर्योधन की माँ। जब वहां पे था तो वो दिए थे कि जिस तरह से छल कपट किया, और वही माना जाता है आज के डेट में धौलावीरा। अरे हाल फिलहाल में भारत सरकार गया ना भाई, भारतीय प्रधानमंत्री उस अंडरग्राउंड में गए, वाटर में, और वहां पे जो भी कृष्ण भगवान का सबसे अच्छा होता है मोर का पंख, वहां जाकर के लगा के आए। तो कहीं ना कहीं यह माना जाता है यही धौलावीरा द्वारिका नगरी के नाम से फेमस हुआ। और एक निश्चित टाइम के बाद ये अरब सागर हो गया। अरब सागर में अभी भी बिल्कुल स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है। हो सकता है आने वाले समय में भारत सरकार टूरिस्ट प्लेस टाइप से बना दे। अरे जैसे लोग दुनिया जैसे वो गए वैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखना। इसके बाद यदि देखा जाए 2-4 और पॉइंट्स हैं, उसे देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जानते हो इसमें कंटेंट ज़्यादा है, लेक्चर कम है, और कोई मैटर नहीं है। फैक्चुअल डेटा जो है ना कई बार नुकसान दे देता है बच्चे। हम लोग यहाँ तक तो देख लिए भाई धौलावीरा। यहाँ जब आओगे तो ये राजस्थान वाला एरिया है, और यह जो प्लेस है इसको कहते हैं हम लोग, किस नाम से जानते हैं, कालीबंगा, कई बार काली बंगन भी कह देते हैं। यहाँ से बड़े पैमाने पे सैलखड़ी के प्रमाण मिले हैं। सैलखड़ी समझ में आ गया? अरे पत्थर, सॉफ्ट वाला पत्थर। यहाँ से चूड़ी के भी प्रमाण मिलते हैं।
यहां से हल के भी प्रमाण मिल रहे हैं। हल समझते हो ना, और हल जो है ना कुछ इस टाइप से चले हुए। तो हो सकता है स्क्वायर में खेत जो मिट्टी को जो लूज किए जाते थे वो इसी में किए जाते थे, पहले बाहर से फिर अंदर, फिर दूसरे लाइन में चलते थे, और यह पूर्ण रूप से डेजर्ट एरिया में स्थित था। तो कहीं ना कहीं ये सोचो उस समय हो सकता है ये डेवलपमेंट हो। अरे भाई लोग बाग रह रहे हैं, हाल के प्रमाण मिल रहे हैं, चूड़ी की कंपनी मिल रहे हैं, कई सारी चीज़ें यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। इसी के इस साइड आओगे तो एक और साइड से बिल्कुल अरावली के पश्चिम में, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, उसका नाम क्या है, तो खेतड़ी है। खेतड़ी पाषाण कालीन भी है और हड़प्पा कालीन भी है, क्योंकि यहाँ के भी लोग वक्त तो निकाल रहे हैं, तांबा तो यहाँ भी यूज हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं खेतड़ी दोनों समय में विख्यात है। थोड़ा सा बेटा और ऊपर जाएंगे तो हरियाणा आएंगे। हरियाणा में कई साइट्स हैं, दो के बारे में हमें जानना है, बनावली और राखीगढ़ी, ठीक है। जो बनावली में मिले हैं वही राखीगढ़ी में। अच्छा, यहां से ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो बनावली और राखीगढ़ी मुख्य रूप से तो ये किस नदी के किनारे स्थित था, तो घग्गर। हालांकि यह नदी अभी पूर्ण रूप से क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। थोड़ा सा इधर आएंगे। अच्छा, एक और सवाल, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट्स, तब तो मोहनजोदड़ो है, लेकिन पूछ दिया जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भारत का सबसे बड़ा साइट्स कौन सा है, तो राखीगढ़ी होगा। ध्यान रखना, नया रिसर्च यही कहता है कि भारत में राखीगढ़ी क्या है, सबसे बड़ा साइट्स। तो यहाँ पे आओगे पंजाब, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, पाषाण काल में रोपड़, जहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाने के प्रमाण मिले हैं। और यह मुख्य रूप से किस नदी के किनारे स्थित था, तो सतलुज नदी के किनारे स्थित, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो दो साइट्स मिलेगा, मांडा और बुरजाहोम। मांडा के बारे में बता दिया, और बुरजाहोम से मृदभांड के प्रमाण मिले हैं, पाषाण काल में मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को, ठीक है। और ये दोनों जो है मुख्य रूप से देखा जाए, थोड़ा और नीचे था, ये चेनाब नदी के किनारे स्थित था। यदि इतना आपके पास है तो साइट्स से जो भी सवाल है वो हो गया क्लियर। अब क्या क्या बचा, व्यापार कैसे करते थे, यहाँ के लोग बागों का सामाजिक परिवेश क्या था, राजनीतिक में कौन कौन सा पद था, और यह सभ्यता पूर्ण रूप से इतनी अच्छी सभ्यता समाप्त कैसे हुआ, ठीक है। और जो फैक्चुअल ज़्यादा है नहीं, 20-25 मिनट का और हो जाएगा, तो हमारा जो है ना पूरा का पूरा हड़प्पा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो लगभग क्या हो जाएगा, कंप्लीट। यहाँ तक क्लियर है।